महंगाई पर लगाम लाना सरकार की प्राथमिकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। यह सही है कि फिस्कल डेफिसिट का असर महंगाई पर होता है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से महंगाई के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और निश्चित रूप से हाल के वर्षों में फिस्कल डेफिसिट जितना कमना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। लेकिन यह भी सही है कि सप्लाई कांस्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट का असर डिमांड साइड से होता है, सप्लाई साइड का भी कांस्टेंट है। फूड इन्फ्लेशन के बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है फूड स्टफ की कमी। और अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो हमको उन नीतियों पर विचार करना पड़ेगा जिनका संबंध एग्रीकल्चर से है। क्या यह सच नहीं है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में विशेषकर सरकारी खर्च, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर घटा है जी। ये नीतिगत फैसले के तहत हो रहा है। सरकार डाउन साइज अपने को कर रही है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट घटा है। इसका असर हमारे फूड प्रोडक्शन पर भी पड़ा है। हमको इसे स्वीकारना चाहिए। हम चाह करके भी 4% ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का आज भी अचीव नहीं कर पाए। हम चाह करके भी मॉनसून पर निर्भरता समाप्त नहीं कर पाए। इरिगेशन के बारे में जो हमारी नीतियां रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट इरिगेशन के बारे में हुआ है, वो डेफिसिट दिखाता है। आज भी एश्योर्ड इरिगेशन के अंदर जो कवरेज एरिया है पूरे देश के स्तर पर, उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हुआ है। इसलिए मॉनसून के सक्सेस और फेलियर पर हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी निर्भर करती है आज भी, और इसी जिसका सीधा असर फूड इन्फ्लेशन और प्रकारांतर व जनरल इन्फ्लेशन पर पड़ता है। इसलिए हमें गंभीरता से उन नीतियों पर विचार करना चाहिए जिन नीतियों के कारण यह हो रहा है। दूसरी बात, बिल्कुल नीतियों पर विचार करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी, सोच में ही कमी है, या फिर कह सकते हैं जैसा कि मनोहर जी ने भी कहा कि एक तबका हमारे समाज का ऐसा भी है जिस पर महंगाई के बढ़ने का, लगातार बढ़ने का बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो कि जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जिन लोगों की जो इस महंगाई से ज्यादा परेशान है, ज्यादा हलकान है। उन्हें शायद सरकार जब भी नीतियां बनाती है तो उन्हें कहीं भूल जाती है, और यही वजह है कि बाजार जिस तरीके से खुला है तो कहीं बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं तो कहीं राहत भी है। मनोहर जी, आप क्या कहेंगे? जो नियंत्रण होना चाहिए सभी तरफ सरकार का, वो नियंत्रण नहीं है। आज जो महंगाई पर जो चर्चा जो नए सिरे से छिड़ी है, उसकी वजह है कि पेट्रोल की कीमतों में पुनः 70 पैसे पर लीटर की बढ़ोतरी की गई है। मैं ये कहता हूं कि इस देश में करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपए तमाम तरह की सब्सिडी पर खर्च होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सब्सिडी की क्या रीजनेबिलिटी है, सब्सिडी का क्या औचित्य है, उसको लेकर के कभी एक नेशनल डिबेट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इस पर जो परंपरा चली आ रही थी कि हमें इन चीज़ों पर सब्सिडी देना है तो हम आगे भी जारी रखेंगे, कभी इसका सोशल और इकोनॉमिक ऑडिट नहीं हुआ कि ये जो पैसा है इसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है आम लोगों के हित में, और जिसके हित में ये सब्सिडी दी जा रही है उसको रियल गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर पे और फूड पे, दो पे सब्सिडी दी जाती है। फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है वो उर्वरक फर्टिलाइजर बनाने वाले मिल मालिकों को जाती है, और जो फूड पे जो सब्सिडी है वो एफसीआई अपने मिसमैनेजमेंट का एक तरह से वो कीमत वसूलता है। और इसका नतीजा ये है कि एग्रीकल्चर को, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं किसान, जिनकी करीब 25 करोड़ की तादाद है इस देश में, उनकी जो सब्सिडी है वो एक्चुअल तौर पे वो निगेटिव 2% है। अब आए हम पेट्रोल पर, जो फ्यूल सब्सिडी कहा जाता है, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी, जो ये चार जो महकमे हैं सब्सिडी के, इस पर तमाम तरह की चर्चा होती है। जब दामों में बढ़ोतरी होती है तो लोग कहते हैं कि इनके दाम बढ़ गए, लेकिन तो आप यही कह रहे हैं कि सब्सिडी से जिन्हें फायदा होना चाहिए उन्हें तो उतना फायदा नहीं होता, लेकिन मेरा ये कहना नुकसान आम जनता को, क्योंकि उनके टैक्स। मेरा ये कहना है आखिर सब्सिडी भी जो दी जाती है वो सरकार कहीं और से नहीं पैसा लाती है, वो जनता के करों से के रूप में लेती है। तो हम इस तरीके की सब्सिडी क्यों ना जारी करें जिससे कि वास्तविक फायदा हो। जब अगर उतने ही पैसा अगर वो करों के रूप में वसूल लेती है, जैसे मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम, आज पेट्रोल पर सरकारी कंपनियां जो हैं, पेट्रोल कंपनियां घाटा नहीं उठा रही हैं, लेकिन डीजल पर यह घाटा 17 रुपये पर लीटर है।
मैं इस बात से कतई वो नहीं रखता हूं, सहमति नहीं रखता हूं कि डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई जाए। बिल्कुल, हम ये बात करें कि सरकार का पैसा कहीं मिस यूटिलाइज नहीं हो, सरकार का रिसोर्सेज पूरा यूटिलाइजेशन हो और जनता को जो मनी ट्रांसफर किया जाए वो उनको रियल गेन दे। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार जो किसानों की जो तमाम जो लागतें हैं उस पर सब्सिडी दिया जाए, क्योंकि वह सब्सिडी किसानों को वास्तविक फायदा नहीं पहुंचाता है। किसान मार्केट से सारी चीज लें, लेकिन उनको दाम उनकी लागत जोड़ करके दिया जाए और उसका एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस किया जाए। एक तरफ महंगाई कंट्रोल होगी, किसानों की स्थिति सुधरेगी और सब्सिडी में सरकार के पैसे का बंडरबांट नहीं होगा। तो हमें इस तरीके की पॉलिसी लानी होगी जहां पर गलत पॉलिसी को हम करेक्ट करें, जहां पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति है वहां पर जो है पॉलिसी का प्रेजेंस लाएं और लोगों में इस तरीके की भावना दे कि हम आपके जो हित में जो ये पॉलिसी बना रहे हैं वो आपको रियल गेन दे रहा है और लोगों को ये सारी चीजें, बल्कि सरकार को भी ये सारी चीजें साफ साफ तरीके से जनता के सामने रखनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार इलेक्शन के टाइम में उनको इमदाद बांटे, कर्ज माफी करे, लोगों में जो है वो खैरात बांटे और बाकी दिनों में महंगाई का बोझ बढ़ाए। बिल्कुल, तो जो पॉलिसी एक परंपरा से चल पड़ी जो जनता का हर तरह से वास्तविक भला करे। एक परंपरा से ही ऐसी देखते आ रहे हैं हम कि कैसे इलेक्शन के समय सब्सिडी बांटी जा रही है, रेवड़ियां बांटी जाती हैं और फिर उसके बाद महंगाई का जो कोड़ा पड़ता है आम इंसान पर तो वो भी दिखता है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई की दो तस्वीरें हैं, एक आम जनता जो कि हमेशा हलकान महंगाई से नजर आती है और एक तस्वीर हमारे राजनीतिक नेताओं की भी है, हमारी सरकारों की भी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है, जो एक दूसरे पर ठीकरा, महंगाई का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ना चाहती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं? पेट्रोल की इस बार फिर से जब कीमत बढ़ी है, फिर से राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बहाने से एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। सीएम का कहना है कि केंद्र सरकार भगवान भरोसे चल रही है, वहीं विपक्ष ने नीतीश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। विपक्ष का कहना है कि महंगाई से निपटने के लिए नीतीश सरकार के पास क्या नीति है वो भी बताएं। केंद्र सरकार तो कैसे चल रही है, लग रहा है कि भगवान भरोसे चल रही है। और हम तो शुरू से जानते हैं कि केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं उनको आम आदमी की चिंता नहीं है। महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, उनको कोई चिंता नहीं और कोई प्रयत्न नहीं होता है कि कैसे महंगाई पर नियंत्रण पाए। अभी तो बम्पर क्रॉप हुआ है, सूखे की स्थिति के कारण फसलों पर जो असर पड़ेगा उसका परिणाम तो कुछ महीने के बाद आएगा, लेकिन सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मेरी तो ऐसी मान्यता है कि खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। तो यही सिद्धांत केंद्र सरकार को भी अपनाना चाहिए। हम लोगों के पास तो सीमित संसाधन, केंद्र सरकार को भी अपनाना चाहिए। हम लोगों के पास तो सीमित संसाधन है, हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। केंद्र को भी अपने खजाने का मुंह आपदा पीड़ित इलाकों के प्रति खोल देना चाहिए। हाँ, उसमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। चौधरी जी के पास चलते हैं। चौधरी जी, आपने भी सीएम की बातें सुनी, केंद्र सरकार को अपने खजाने का मुंह खोल देना चाहिए आपदा पीड़ित लोगों के लिए। और जो बातें लगातार होती है, जब भी महंगाई की बात होती है, केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकारें वैट कम करके या किसी और तरीके से जनता पर महंगाई का बोझ थोड़ा कम कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार का कहना होता है, खासकर जो गैर कांग्रेसी सरकारें हैं उनका यही कहना होता है कि ये काम केंद्र का है, हम खुद के ऊपर कितने बोझ लें। बिहार के बारे में आप क्या कहेंगे?